प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। संस्कृत व्याकरण के वीडियो के इस भाग में हम लोग आज वर्ण विन्यास और वर्ण संयोग को जानेंगे। इसके पूर्व में हम लोगों ने वर्णों के उच्चारण स्थान को जाना था, जिसमें स्वरों तथा व्यंजनों के उच्चारणों को दर्शाया गया था। आप लोग जैसा जानते हैं कि वर्णों के मिलने से ही कोई भी शब्द या पद बनता है। वर्ण पद की सबसे छोटी इकाई है, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। किसी भी पद के प्रत्येक वर्ण को पृथक पृथक करना ही वर्ण विभाजन या वर्ण विन्यास कहलाता है। इसे वर्ण विच्छेद भी कहते हैं। किसी भी पद के यानी किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना है, उच्चारण के अनुसार से जो अलग अलग करने की प्रक्रिया है उसे हम लोग वर्ण विच्छेद के नाम से जानते हैं, या उसे वर्ण विन्यास भी कहते हैं। और वर्णों को जोड़कर सार्थक शब्द बनाना वर्ण का संयोग कहलाता है, यानी वर्ण संयोजन। तो जो अगर वह बिखरा हुआ रूप है, जैसे उच्चारण के अनुसार से कहते हैं अलग अलग है, वह अलग अलग किया गया है इस प्रकार का, और उसे जोड़ करके जब बनाते हैं तो वह वर्ण संयोग कहलाता है। संयोग करते समय शुद्ध व्यंजनों के आगे यदि ह्रस्व आता है तो वर्ण का हलंत हट जाता है। जैसे अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, वह अगर उसके साथ में मिलता है तो हलंत उस वर्ण से हट जाता है। जैसा कि हम लोग बोलते हैं क से लेकर ह तक में या अ तक में, इसमें जितने भी व्यंजन हैं सबके साथ में अ लगा होता है। जैसे क के साथ अ होता है, ख के साथ अ होता है, इसी प्रकार से ह के साथ भी अ लगा होता है। तो वहाँ पर हलंत नहीं लगता है, कहने का अर्थ है, और वह हलंत हट जाता है। ह्रस्व अ व्यंजन को पूरा और स्वर युक्त तो करता ही है, किंतु उसकी कोई मात्रा व्यंजन में नहीं लगती है। यानी जानते हैं कि अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, वह उसको स्वर से युक्त करता है, यानी स्वर से पूरा करता है, और वह उसकी कोई मात्रा नहीं होने के कारण से वह उसमें नहीं लगता है। ठीक इसी तरह व्यंजन से स्वर अलग होते हैं और व्यंजन हलंत हो जाता है। यानी व्यंजन में नीचे एक तिरछी लाइन वह लिखी जाती है। इस प्रकार की तिरछी लाइन होती है, यह जो तिरछी लाइन है इसे हलंत कहते हैं। यही हलंत उसमें लगता है। यदि कोई मात्रा जिसमें अब आ की मात्रा होती है, आकार होती है, और ह्रस्व ई की मात्रा अक्षर के पहले लगाई जाती है और दीर्घ ई की मात्रा अक्षर के बाद लगाई जाती है, और ह्रस्व उ की मात्रा आगे की तरफ नीचे होती है और दीर्घ उ की मात्रा पीछे की तरफ नीचे होती है अक्षर में। इस प्रकार से री की मात्रा नीचे लगती है। रीर की मात्रा 2 बार, री जैसे 1 बार घूमेगा और रीर 2 बार घूमता है। तो इस प्रकार से वे सारी मात्राओं का प्रयोग अक्षरों में किया जाता है, और यह मात्रा अलग से लगाई जाती हैं। और इसमें ध्यान रखेंगे, इसका यह चाहे अक्षर के आगे लगे या अक्षर के पीछे, इसका उच्चारण जब भी बोला जाता है तो उसके बाद ही होता है। जैसे किताब कहते हैं तो क में ई लगा है तो की कहा गया है, चाहे गीता कहें या किताब कहें, या यानी कहने का अर्थ है कि ह्रस्वी हो या दीर्घी हो, दोनों में यह मात्रा जो है वह जब भी उसे दर्शाया जाएगा तो वह व्यंजन के पश्चात दर्शाया जाता है, और व्यंजन के बाद ही उसे लिखते हैं। अ के अतिरिक्त सभी स्वरों के जुड़ने पर उनकी मात्रा उसके साथ लगाई जाती है, और जो मात्रा उसकी होती है उसे निश्चित रूप से लगाते हैं।
जैसे वर्ण विन्यास में यहाँ बतलाया गया है। जैसे छात्रा शब्द को उच्चारण के अनुसार से तोड़ना है, छ आ तो र आ छात्रा। और जैसे पुस्तक है, प उ स त अ क अ म पुस्तकम, इस प्रकार से उच्चारण के अनुसार से तोड़ा। इसमें जो भी लगा है उसे क्रम से तोड़ दिया। स त अ, क्योंकि स तो संयुक्त है तो स और त के बीच में अ नहीं होगा, क्योंकि स स्वयं आधा है। और इस प्रकार से यह त में अ क अ म, तो पुस्तकम हो जाता है। अब है वर्ण संयोजन। जैसे यह तोड़ा हुआ है, अलग अलग है, उच्चारण के अनुसार से अलग अलग किया हुआ है, इसे जोड़ करके जब एक सार्थक शब्द बनाएंगे, जैसे क अ ल अ म अह, तो कलमह कहते हैं। तो इस प्रकार से शब्द बनता है। जैसे द ई प अ क अह, तो दीपकः, तो इस प्रकार से यह शब्द बनता है। इसके पूर्व में भी जैसा हम लोगों ने पढ़ा तो वो उच्चारण स्थान पढ़ा था। और इसके पहले जानते हैं कि व्यंजनों में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, और लेकिन स्वरों का उच्चारण जो होता है वह स्वतंत्र रूप से किया जाता है। व्यंजन को बोलने में स्वर की सहायता लेते हैं, क्योंकि बिना स्वरों की सहायता लिए व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। लेकिन स्वरों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए जब भी हम लोग दर्शाते हैं और व्यंजनों को, तो उसके साथ में स्वर की जो मात्रा लगी होती है उसके कारण से उस पूरे स्वर को दर्शाते हैं। लृ व्यंजन एक स्वर है और इसका दीर्घ नहीं होता है। हाँ, तो यह क्योंकि वेदों में इसे दर्शाया गया है, इसलिए लृ को भी स्वर के रूप में माना जाता है। शुद्ध व्यंजनों के उच्चारण के लिए इसके पूर्व ध्वनि पर अधिक बल दिया जाता है। इसके पूर्व जो ध्वनि होता है उस पर अधिक बल देते हैं व्यंजन के उच्चारण पर। तो उसके अनुसार से जैसे कहते हैं कि, जैसे कहेंगे कि किताब, तो कि नदी, तो नदी ई होता है। तो वैसे ही कहेंगे मति, तो में हर्ष ई होता है। इस प्रकार से जो बोलते हैं वह उसके अनुसार से उसके ध्वनि पर ध्यान देना चाहिए। संयुक्त वर्ण का उच्चारण करते समय उससे पहले वाले अक्षर पर बल देना चाहिए। अंतिम अक्षर का उच्चारण पूरे ध्यान से करें। जैसे संयुक्त वर्ण में कहते हैं क्ष, तो क्ष तो क पर ज़्यादा बल पड़ता है और श पर भी पड़ता है, तो उसके बाद का जो होता है तो उसके अनुसार से त्र, तो त पर ज़्यादा बल देना पड़ता है। तो और अंतिम अक्षर का उच्चारण भी ध्यान से करना होता है, क्योंकि उन दोनों के मिलने से ही वह संयुक्त वर्ण का निर्माण हुआ है। शुद्ध व्यंजन को लिखते समय उन्हें आधा या उनके नीचे हलंत लगाकर लिखना चाहिए। अगर आधा लिखते हैं तो हलंत लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हलंत लगाते हैं या पूरा लिखते हैं तो उसके नीचे, अब अगर उसमें स्वर नहीं दर्शाया गया है तो उसमें हलंत लिखा जाता है। और जब भी इसे वर्ण विच्छेद में दर्शाते हैं तो उन व्यंजनों को पूर्ण रूप से लिखकर उसके नीचे हलंत लगाते हैं। तो यह इस प्रकार से नहीं लिखना होता, जैसा यहाँ क दर्शाया गया है। तो इस अनुसार से जैसे क लिखा है तो क आधा है और अथवा क, इस प्रकार से। स्वर मिल जाने पर वर्ण हलंत को छोड़ देते हैं। जैसे क में अ मिल गया है तो क से हलंत हट गया है। इसी तरह स्वर जो है वह अलग होने पर, जब स्वर अलग होता है तो हलंत जुड़ जाता है। एक ही ध्वनि के से अनेक शब्द शुरू हो सकते हैं। प्रत्येक ध्वनि के उच्चारण के लिए हमारे मुख से विशेष अंग विशेष प्रयास करते हैं और उसके अनुसार से उच्चारण स्थान है, जो उच्चारण स्थान के अनुसार से स्पर्श होता है। स्पर्श में जिह्वा मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है और हवा स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, इसलिए स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
व्यंजन में भी है, और इसमें कुछ स्वर भी हैं जो स्पर्श में आते हैं। अब है कि संयोग होने पर शुद्ध व्यंजनों के ऊपर तथा स्वस्वर व्यंजन के नीचे स्थान दिया जाता है। जो स्वस्वर व्यंजन व्यंजन के साथ में होता है उसमें नीचे स्थान दिया जाता है। संयोग होने पर जब मिलाया जाता है तो जो स्वर होता है लगा हुआ, तो उसे या तो उच्चारण के अनुसार से ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे भी होता है, जैसे आकार की मात्रा बगल में लगती है, हर्षुकार की मात्रा और दीर्घोकार की मात्रा नीचे लगाई जाती है, कुछ मात्राएं ए ऐ है वह ऊपर लगाए जाते हैं। इस प्रकार से उसे ऊपर नीचे आगे पीछे स्थान दिया जाता है संयोग करने वक्त में। जैसे ध है, ध तथा घ, ली तथा ल आदि एक जैसे लगने वाले वर्णों को ध्यान से बोलें और लिखें। जैसे ध और घ, ध में गोल घुमा हुआ है देख रहे हैं, तो उसे लिखने में ऊपर में लाइन नहीं देना होता है। जब ध लिखते हैं, घ लिखते हैं तो घ में लाइन दिया जाता है, उसमें गोल घुमा हुआ नहीं रहता है। री में देख रहे हैं ल के नीचे री की मात्रा है, और ल में यह री और ल यह सब देखने में एक तरह लगता है, लेकिन इसमें थोड़ी बारीकी से ध्यान देने पर यह सही रूप से लिखा जा सकता है। ह्रस्व अ से युक्त जो होता है, ह्रस्व अ से युक्त वर्ण को लिखते समय और बोलते समय विशेष रूप से ध्यान दें क्योंकि अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है और यह उसके साथ में हमेशा समाहित होता है, और इसे दिखाने का वह कारण है कि उसमें हलंत नहीं होता है और कोई भी मात्रा किसी रूप में नहीं लगी है, तो उसमें अ अवश्य लगा हुआ है। इसे हमेशा ध्यान रखेंगे, और इस प्रकार से जब हम उसको विच्छेद करेंगे तो उसमें कभी भी गलतियाँ होने की संभावनाएं नहीं होंगी। विसर्ग अयोगवाह होता है, इसलिए वर्ण विश्लेषण यानी विन्यास या वर्ण संयोजन करते समय भी इसे अंतिम अक्षर के अंतिम स्वर के साथ ही लिखा जाता है। जैसे काकह कहते हैं तो क आ क अह, तो वह विसर्ग चूंकि अ के साथ लगता है। हाँ, तो अयोगवाह में अनुस्वार और विसर्ग दोनों साथ लगता है, तो इसीलिए उसे अ से अलग करके उसे नहीं दर्शाया जाता है। क्योंकि शुरुआत में व्याकरण में इसे अलग करके दर्शाया जाता था, लेकिन यह ऐसा नहीं किया जाता है क्योंकि यह ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, और यह अ के साथ में ही प्रयोग में आता है। इसलिए जहाँ पर यह अह लगा होता है वहाँ पर अ नहीं लगता है, और जैसे इसमें अह लगा हुआ है तो इसमें अ नहीं लगेगा। यहाँ जैसे काकह में तो क के बाद क हलंत अह है, तो इसे इस प्रकार से ही लिखना शुद्ध माना जाता है। यह ऐसी स्थिति में यहाँ पर इसे जो है अगर हम इस प्रकार से अब लिखेंगे तो यह अशुद्ध माना जाता है। व्याकरण में इसे अलग से नहीं लिखा जाता, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह अयोगवाह है, अ के साथ में ही जोड़कर लिखा जाना चाहिए। जैसे नीचे दिया हुआ है क जोड़ आ जोड़ क जोड़ अह, तो क जोड़ अ जोड़ विसर्ग, यह इस प्रकार से लिखना गलत होगा। विभिन्न ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं, जो हालांकि विभिन्न ध्वनियों के मेल से ही भाषा का निर्माण होता है, और अलग अलग ध्वनियाँ जो होती हैं वह अलग अलग वर्णों को उत्पन्न करते हैं, और ध्वनियों के सार्थक मेल से ही शब्द का निर्माण होता है। शब्द जो होता है सही अर्थ और सही ध्वनियों के उचित मेल से शब्द बनते हैं, और सही शब्दों के उचित और सुव्यवस्थित मेल से वाक्य का निर्माण होता है। तो हम लोग जब वर्ण सही बोलते हैं तो वर्णों का सही मेल करते हैं, तो उसके अनुसार से उचित शब्द बनता है, और उचित शब्दों को उचित अनुसार से लगाते हैं तो वह वाक्य बनता है। अब यहाँ पर दो शब्द आया था, जो एक है शब्द और दूसरा पद।
अब शब्द कब होता है, जैसे संज्ञा का शब्द है, कोई भी संज्ञा का शब्द है, राम है, सीता है, श्याम है, यह सब है। अब जब वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है तो वाक्य में अलग अलग शब्दों का अपना महत्व होता है और वह अपने महत्व को लेकर वाक्य में होता है। जैसे संज्ञा या सर्वनाम का शब्द जब वाक्य में प्रयोग में आता है तो वह कर्ता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मध्य में कर्म का क्रिया कारक के शब्द होते हैं, उसके पश्चात अंत में क्रिया के शब्द होते हैं, और अगर क्रिया मूल क्रिया नहीं है तो सहायक क्रिया अवश्य होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर उसका अपना महत्व होता है और उस महत्व के कारण से वे शब्द पद कहलाते हैं। उन्हीं पदों को या उन्हीं शब्दों के वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन का अभ्यास यहाँ दिया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा है क अ व ई, अह लगा है तो कवि, कवि लिखकर विसर्ग दे देंगे, कवि। क री श न अह तो कृष्ण, तो इस प्रकार से कृष्ण लिखेंगे। भ अ व अ न त अ म, तो भवंतम, तो इस प्रकार से लिखते हैं। तो न तो अ है तो न तो संयुक्त हो जाएगा और अ लग जाएगा, तो यानी कि तो में हलंत नहीं लगेगा तो भवंतम हो जाएगा। तो इस प्रकार से है म अ ह ए श अह, महेशः बनता है म हे श। तो धीरे से भी अगर बोलते हैं तो साथ साथ में आ जाता है। जैसे कहते हैं क आ र य आ न ई, कार्यानी, तो कार्यानी र य के ऊपर में मात्रा के रूप में लग जाएगा, य में आकार हो जाएगा और ण में ई यानी ह्रस्व ई मात्रा अक्षर के पहले या ई इसके पहले लग जाएगी तो कार्याणी बन जाएगा। इस प्रकार से होता है। और अब है इसके बाद छठा नंबर में है क अ र त अ न अ म, तो कर्तनम, तो कर्तनम इस प्रकार से क हो जाएगा पूरा, र त अ यह त के ऊपर में र का मात्रा लग जाएगा, न अ म तो कर्तनम। इस प्रकार से कहते हैं क अ म अ ल अ म, तो कमलम। और जैसे ज अ ग अ द ग उ र उ म, तो ज ज अ ग अ, यह है ज अ ग अ, तो जग द ग उ, तो जगदगु र उ म, जगदगरुम। तो इस प्रकार से यह है व आ स उ द ए व अ म, तो वासुदेवम। उसके बाद है 10वां नंबर में न औ क आ य अह, तो नौकायाः, तो नौकायाः, तो नौकायाः। उसके बाद है व आ ल म ई क ई, इह तो वाल्मीकि है। इस प्रकार से है प उ त र ए श उ, तो पुत्रेषु इस प्रकार से कहते हैं। जैसे प अ त र आ ण ई, तो पत्राणि, तो आ ग अ च छ अ त आगच्छत्। इस प्रकार से है। यह सभी इस प्रकार से जो है जोड़ करके उच्चारण के अनुसार से बनेगा। जैसे ज अ ग अ, तो जग द ग द ग उ, तो जगदगु र उ म,
जगद्गुरुम। जगद्गुरुम तो ग उ र उ म गुरु हो जाता है, म तो जगद्गुरुम। हाँ, तो जगद्गुरुम कहते हैं संसार के सबसे बड़े गुरु ईश्वर, तो जगद्गुरुम। इस प्रकार से यह सब बनता है। जोड़ने से सामान्य है। ज में हलंत हट जाता है, ग में हलंत हट जाएगा, द हलंत रहेगा, और ग रू, हाँ, ग उ हो जाता है, ग में आगे हर्षु की मात्रा हो जाएगी, और र में भी हर्षु की मात्रा म, तो गुरुम, जगद्गुरुम। इस प्रकार से द में हलंत रहेगा, जगद्गुरुम कहते हैं। वैसे ही जैसे यह हमेशा बाद में होगा, लिखा जाता है बाद में, चाहे वह आगे की तरफ हो या पीछे की तरफ हो, कोई भी हो। जैसे ए है, यह ए मात्रा के रूप में इसमें लग जाएगा। हाँ, वासुदे, द में ए, व अ म वासुदेवम। तो नौ में औ है, तो एक तिरछा लाइन दे करके नौ में औ की मात्रा लगेगी, नौ हो जाएगा। क में आ का मात्रा हो जाएगा, य में आ का मात्रा देकर विसर्ग हो जाएगा। तो य में आ है तो नौ का या हो जाता है। इस प्रकार से यह मात्राएं, उसमें जो भी स्वर जानते हैं, स्वर की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं, वह मात्रा उसके साथ में जुड़ती जाएंगी और वह वर्ण उसके साथ में संयोग, वर्ण का संयोग हो जाएगा। सामान्य है। फिर है जैसे 15वां नंबर में है, ई का मात्रा है, यहाँ दीर्घ ई है, द ई प आ व अ ल य आ म। तो दी पा व ल य आ म। हाँ, दी पा व वलयाम, दीपावल्याम। तो दीपावल्याम, तो जिसको दीपावली कहते हैं, दीपावल्याम कहा है। दीपा व ल संयुक्त हो जाएगा, आ म, दीपावल्याम। फिर है स अ म अ य अह, तो समय, क आ ल अह कालह, व अ द अ वद। इसी प्रकार से है क अ र त अ व य अ म कर्तव्यम। तो च ई द र उ प अ म। तो चिद्रूपम, चिद्रूपम। तो ध्रुव, द में द में र का मात्रा पैर के पास लगेगा, उसके बाद उ हो जाएगा, चिद्रूपम। इस प्रकार से अ ध ई क आ र ई अधिकारी। ध में हर्षी मात्रा लग जाएगा, ई है, हर्षी है, हर्षी मात्रा, क में आ का मात्रा और र में दीर्घी का मात्रा, तो अधिकारी हो जाता है। म में आ हो जाता है तो माँ हो जाएगा, त में आ ता, और म अ ह मातामह। मातामह मतलब होता है नाना। तो इस प्रकार से उच्चारण उसके अनुसार से लिखते जाएंगे, मात्राओं को उसके साथ में जोड़ते जाएंगे और बनते जाएगा। जैसे है भ आ र अ त अ म भारतम। तो ज अ य अ त ए, तो जयते। फिर है ग र ई ग्री श म ए, तो ग्रीष्मे। इस प्रकार से यह वर्ण संयोजन की क्रिया होगी। जैसे वर्णों को जोड़ करके अलग अलग जो भी है व्यंजन के साथ में मात्राएं लगती जाएंगी और उस अनुसार से हम लोग वर्ण के संयोजन को लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है वर्ण विच्छेद, जो शब्द दिए हुए हैं उसे तोड़ना है। अब यहाँ पर लिखेंगे, जो व्यंजन है उसमें हलंत लगेगा और स्वरों में हलंत नहीं लगता है, व्यंजन में ही सिर्फ लगेगा। जैसे पुस्तकम है, तो प उ स त अ क अ म लिखेंगे पुस्तकम। सर्वेशाम है, तो स अ र व ए श आ म सर्वेशाम हो जाएगा। कल्याणम, तो क अ ल य आ ण अ म कल्याणम हो जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान देंगे और उच्चारण के अनुसार से उसे तोड़ लेंगे। अलग अलग पहले अक्षरों को तोड़ लें, उसमें से स्वरों को निकाल लें, बस स्पष्ट हो जाता है। जैसे निरामया, तो न ई
हर्ष ई हो जाएगा, हर्ष ई पूरा लिख लेंगे। न ई र आ म अ य आ में विसर्ग हो जाएगा आह, तो य आ अह, तो निरामया। तो पार्वती प आ र व अ त ई पार्वती। इस प्रकार से है। जन्मभूमिश्च, तो ज अ न म अ भ उ म ई श च अ जन्मभूमिश्च हो जाएगा। फिर प्रतिध्वनि प र अ त ई ध व अ न ई अह, और न ई में ई के साथ विसर्ग हो जाएगा, तो प्रतिध्वनि अपि अ प ई अपि। इस प्रकार से गरीयसी, तो ग अ र ई य अ श ई गरीयसी, तो यहाँ पर र के साथ में दीर्घ ई लिखेंगे और श के साथ में हर्ष ई लिखेंगे, उसके पश्चात ही लिखाएगा दोनों, और इस प्रकार से बनेगा गरीयसी। वंदे व अ न द ए, ध्यान रखेंगे जहाँ ए आई ओ औ आ से लेकर जो भी ओ औ तक की जो मात्राएं लगाएंगे उसके साथ में अ उसके पूर्व में कभी भी नहीं लिखेंगे, और वैसी स्थिति में ही होगा जिसमें कोई भी मात्रा नहीं लगाई जाती है और जिसमें उसमें सिर्फ अ होता है। जैसे वंदे में कहा व अ न द ए वंदे, तो व के साथ में अ लगा है। ऐसे ही तो मातरम म आ त अ र अ म मातरम। गिरियः, तो ग ई र अ य अह, तो गिरियः, गिरियः। इस प्रकार से कोई भी शब्द हो। दूरतः द उ र अ त अह दूरतः। रम्याः र अ म य आ अह विसर्ग, तो रम्याः। रामः, तो र आ म अह रामः। अमार्यत अ म आ र अ य अ त अमार्यत। कश्चित, तो क अ स च ई त कश्चित, तो हालांकि लिखा गया है यह स्व के पहले, लेकिन यह जब भी होगा संयुक्त है, संयुक्त के साथ में है, तो अंतिम वर्ण पर जो मात्राएं लगने के कारण से यह च के बाद लिखाएगा। तो कश्चित में क अ स, हाँ, स च ई त कश्चित होगा। तो सत्यम स अ त य अ म सत्यम। इसी प्रकार से है ध अ र म अ म धर्मम। लोचनम ल ओ च अ न अ म लोचनम। सज्जनम स अ ज अ न अह सज्जनः। इस प्रकार से है। विश्वासम व ई श व आ श अ म विश्वासम। कुरु क उ र उ दोनों में हर्षु होगा कुरु। तन्मय त अ न म अ य अह तन्मय। कुर्वन्ति क उ र व अ न त ई कुर्वन्ति। पितृव्या, मतलब होता है चाची। प ई त री, साफ री लिखेंगे पूरा री, री व य आ पितृव्या। तारिका त आ र ई क आ तारिका। प अ र ण अ म पर्णम। अवकाशाः अ व अ क आ श आ अह अवकाशाः। मम म अ म अ मम। इस प्रकार से इसे लिखना है, और यह जो भी मात्राएं हैं इसमें वैसे ही लिखी जाएंगी जैसा कि यहाँ पर वर्ण विच्छेद किया गया है, वैसे ही रूप में यह वर्ण विच्छेद पहले से किया हुआ है, इसे वर्ण संयोजन करना है और इस रूप को इस प्रकार से सजा करके यहाँ पर अलग अलग करके तोड़ तोड़ के उच्चारण में लिखना है, और इन रूपों को इस प्रकार से लिखना है यहाँ पर। तो ध्यान रखेंगे, इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं। तो इसके पूर्व में था उच्चारण स्थान में, जो उच्चारण स्थान है उसमें
ये सभी प्रश्नोत्तर को हल करने हैं। आप अपने से इसे पढ़कर हल करोगे। इसके निर्देश के अनुसार से इसे हल करना है और इसमें कहीं कुछ नहीं है। यह सब उसके अनुसार से होगा। सारा प्रश्नोत्तर हल करना है। ध्यान रखें, वर्णों का उच्चारण करना अनिवार्य है। शब्दों को सही उच्चारित होने के लिए वर्णों का सही ज्ञान होना आवश्यक है। किसका उच्चारण क्या होता है और कैसे करते हैं, किस पर बल दिया जाता है, किस पर कम बल पड़ता है, किस पर अधिक बल पड़ता है, ये सारी बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। और वर्ण विच्छेद के अनुसार से ही हम लोग आगे जो है शब्दों को तोड़ सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ अवर्णों को अलग अलग किया जाता है, दो शब्दों के में जो निकटतम शब्द होते हैं उन्हें जोड़ा जाता है। निकटतम स्वर आपस में मिल जाते हैं। स्वर हो या व्यंजन हो, दोनों का पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर जब आपस में मिल करके मिल जाता है तो उसके मिलने से एक विकार उत्पन्न होता है। उस विकार को ही हम लोग संधि के नाम से जानते हैं, वह संधि कहलाता है। यह जब दो या दो से अधिक वर्णों के पास पास रहने पर वे आपस में मिल जाते हैं और उनके मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीन प्रकार की संधियाँ होती हैं। जैसे दो स्वरों के बीच में मेल हो सकता है। अब अगर स्वर नहीं है तो दो व्यंजनों के बीच में मेल हो सकता है तो व्यंजन संधि होता है। और अगर ऐसा भी नहीं है तो विसर्ग संधि होता है। विसर्ग हो तो विसर्ग के कारण से वह विसर्ग संधि कहलाता है। स्वर संधि के कुछ भेद हैं, जो स्वर संधि के भेद यहाँ पर दिए गए हैं। यह सब हैं स्वर संधि के भेद। हाँ, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। इस प्रकार से यह संधि के नियम हैं। इन्हें बोलकर पढ़ेंगे। हिंदी में लिखा हुआ है, सामान्य बातें हैं जिसमें यह अक्षरों को बतलाया गया है और इस अक्षरों के अनुसार से क्या शब्द बनता है, कौन सा अक्षर बनता है वह यहाँ लिखा हुआ है। उसके अनुसार से लिखना है और इस अनुसार से हम लोग करेंगे और तो बेहतर होगा। जैसे यहाँ पर स्वरों के मिलने से बना है, यह स्वर संधि है और इसमें कहीं कुछ नहीं है। जैसे और अ के मिलने से आ बनता है, आ और आ के मिलने से भी आ बनता है, और आ के मिलने से भी आ बनता है, और आ और अ के मिलने से आ बना है। यह पहला है दीर्घ संधि में, जिसमें समान स्वर दोनों तरफ में समान हो, वह चाहे ओ आ हर्ष ई दीर्घी हर्षु दीर्घु री या रीर हो, एक तरह से बोला जाने वाला जो भी होता है वह सब एक तरह का हो तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब गुण संधि में होता है, यदि पहले पद में अ या आ हो और दूसरे में हर्ष ई दीर्घी हर्षु दीर्घु या री रीर या लिरी हो में से कोई भी हो तो क्रम से जो है अ आ के बाद में अगर हर्ष ई दीर्घी मिलता है वह ए बन जाता है, और अगर हर्षु दीर्घु बनता है तो ओ हो जाता है। अगर री आता है अ आ के बाद तो वह अर हो जाता है, और अगर री आया है तो वह क्रम से अल हो जाता है। इस प्रकार से या अगर ऐसी क्रिया होती है तो उसे हम लोग गुण संधि के नाम से जानते हैं। सिंपल बात है। तो दीर्घ संधि के बाद आता है गुण संधि, और अगर इस प्रकार के यानी ओ आ पहले भाग में ओ हो या आ हो, दूसरे भाग में हर्ष ई दीर्घी हर्षु दीर्घु री और ली हो तो ऐसी संधि को हम लोग गुण संधि के नाम से जानते हैं। इसके बाद वृद्धि संधि, ओ आ के बाद अगर हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु री या ली आता है तो वह गुण संधि होता है। लेकिन अगर ओ आ के बाद में पहले पद में ओ आया है, अंत में ओ आ है, और दूसरे में अगर ए ओ आता है तो वह क्रमशः दोनों ए ओ जो है वह ऐ बन जाता है। जैसे ओ के बाद ए आया है तो भी ऐ बनेगा, आ के बाद भी अगर ए आया है तो भी ऐ होगा, अ के बाद ऐ भी अगर आया है तो भी ऐ होगा, और आ के बाद भी अगर ऐ आया है तो भी ऐ होता है। ऐसी संधि को हम लोग वृद्धि संधि के नाम से जानते हैं। और अगर पहले पद में हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु री रीर या लिरी हो और
दूसरे पद में प्रथमाक्षर कोई भी भिन्न या विजातीय स्वर हो, दूसरा हो, जैसे कि ई है तो ई ना होकर के कोई दूसरा स्वर है, जैसे अ हो सकता है या अन्य कोई भी दूसरा स्वर हो सकता है, उसके तरह का स्वर नहीं है। तो वह अगर ऐसी स्थिति है तो हर्षी दीर्घी को दूसरा स्वर रहने से हर्षी दीर्घी य में बदल जाता है, हर्षु दीर्घु व में बदल जाता है, और री रिर र में बदल जाता है, और ली ल में बदल जाता है। जैसे कोई भी दूसरा ओ आ हो सकता है, उसके तरह का नहीं हो, हर्षी दीर्घी की तरह नहीं है। ओ आ हो सकता है, ओ औ भी हो सकता है। तो जो मात्रा उसमें लगाई गई है वह मात्रा उसमें लगेगी ही, हाँ, लेकिन वह उसके स्थान पर जो है हर्ष ई दीर्घ ई के स्थान पर या हर्ष उ दीर्घ के स्थान पर या री रीर के स्थान पर वह क्रमशः जैसे हर्ष ई दीर्घी य में बदल जाएगा, हर्षु दीर्घु व में बदल जाएगा, और री रीर र में बदल जाता है। तो ऐसी संधि को हम लोग यन संधि के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं उ के साथ कोई दूसरा स्वर है, जैसे लघु, हाँ, उ है और ई है इदम, तो लघुविदम, तो यह मात्रा के रूप में लग गया है। यह ई जो है मात्रा में लग जाता है, उसमें व में मात्रा लग जाएगा। जैसे यहाँ पर है यद्यपि, तो यदि जो अपि तो अ इसमें जुड़ा, लेकिन द में अ जुड़ने से हाँ यद्यपि, तो यह ई जो था इसमें वह य में बदल गया और इसमें अ जुड़ गया, तो यद्यपि, यदि जो अपि यद्यपि हो गया। जैसे यहाँ सरस्वती, सरस्वती आगच्छति, तो सरस्वत्यागच्छति, तो ई जो है दीर्घ ई यह य में बदल गया, तो और पीछे का आ लग जाएगा, पीछे की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। अब जैसे दीर्घु है, दीर्घु व में बदल गया, तो वधु था तो वध्वा गच्छत, तो आगच्छत, आगच्छत साथ में लग गया तो वध्वा गच्छत हो गया। फिर जैसे री है तो री के साथ में लगा है तो री र में बदल जाता है, तो पितृ उ लग जाएगा, पितृपदेश। और जैसे लीकार, ली जो आकार तो लाकार हो जाता है, लाकार इस अनुसार से। तो आयादि संधि ए आई ओ औ, अगर पहले भाग में ए आई ओ हो और दूसरे भाग में कोई अन्य स्वर हो तो क्रमशः ए, अगर ए है तो वह अय हो जाता है, और अगर आई है तो वह आय हो जाता है, और अगर ओ है तो वह अव हो जाएगा, और औ है तो वह आव हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान में रहे, जब ए हो तो वह अगर पहले भाग में ए आई हो, ए आई ओ औ है, तो ए अगर पहले भाग में ए है तो वह ए अव में बदल जाता है, आई अगर है यानी ए अय में बदल जाएगा, अय अ या अय, और अगर आई है तो वह आय में बदल जाएगा, आय आय, और अगर ओ है तो वह अव में बदल जाता है, अव अव, और ओ है तो वह आव में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है ए के बाद में अय बन गया तो सय, से जो अनम शयनम, तो य अय लग गया, तो इसमें जो मात्रा अ लगी भी थी और यह अ, यह दोनों मिल करके य बन गया, अय बन गया, तो शयनम हो गया। हाँ, से जो अनम शयनम, गे जो अनम गायनम, ग जो अनम आय लग गया, ये लगने से हाँ गे जो अनम गायनम। हियर इज वन मिस्टेक, गय जो अनम होगा, यहाँ पर गय होगा, अयकार की मात्रा होगी और इस अनुसार से गायनम। तो और है ओ, तो ओ अब बनता है पो जो अनम पवनम, और भो भव जो उक भावुक। तो इस प्रकार से यह मात्रा लगता है। हाँ, भव भव होगा, यहाँ पर भी है तो थोड़ा अंतर है यहाँ आव। हाँ, तो भ में आव लग गया, यह मात्रा औ जो है वह हट जाएगा और आव लग जाएगा भावु का। हाँ, पूर्व रूप संधि जो पहले रहता है वह उसी रूप में रह जाता है। तो और उसमें से पहला वाला जैसे बालो जो अस्ति, बालोस्ति,
तो बालोस्ति, तो वह उस अनुसार से रह जाता है और गायब हो जाता है, तो और वह पहले के अनुसार से रह जाता है। तो वह उसी रूप में रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में ही इस अ का उच्चारण इस प्रकार से होता है। जैसे बालोस्ति, यह गायब होता है और गायब में चूंकि उसका उच्चारण होना है तो बालोस्ति, तो यह अ इस प्रकार से लिखा जाता है। यह ड की तरह होता है लेकिन ड नहीं होता है, इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे वृक्षे अपि, तो वृक्ष में ए लगा है और अपि लगा है। यहाँ पर रिक्त होने के, खाली होने के कारण से यह उचित वही, तो इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं। यह अ के स्थान पर वह अवग्रह चिन्ह लिखा जाता है, यह ध्यान रखेंगे, अवग्रह चिन्ह कहते हैं इसे। और यह अवग्रह चिन्ह उसे दर्शाता है कि वह है। जैसे अपि कहते हैं तो वृक्षे अपि, तो वृक्षे अपि अ का उच्चारण भी होना ही है और वह जुड़ना है, और वह गायब होना है तो वह उस अनुसार से गायब होता है। तो यह रिक्त होने के कारण से यहाँ पर यह आ जाता है। पररूप संधि, तो पररूप संधि में जैसे प्र अ है और ए है, तो दूसरा वाला जो ए आता है ए एष्यति, तो प्रेष्यति, यहाँ पर अ गायब हो जाएगा और प्रेष्यति दूसरे वाले का रूप इसमें आ जाता है। यह पररूप संधि होता है। जैसे अव अ ओ सति, अवोषति, तो यहाँ पर ओ जो है अ गायब हो जाएगा, यह इससे अब के साथ ओ अ लगा था, यह अवोषति। इस प्रकार से पहले पद के अंत में यदि अकारांत उपसर्ग लगा हुआ है पहले से, अकारांत उपसर्ग हो पहले से, यानी इसके पूर्व में, इसका आने के पहले अ लगा है और बाद में अगर ए औ हो से शुरू होने वाले ए औ हो, तो दोनों के क्रम में ए औ ही रह जाएगा। ए और औ जो बाद वाले में आ रहा है वह रह जाता है, और वह रहने के कारण से इसे पररूप संधि कहते हैं। पूर्व रूप संधि में पद के अंत में ए औ हो और बाद में आने वाला अक्षर अगर अ हो और केवल ह्रस्व हो, वह दीर्घ ना हो, केवल ह्रस्व हो, तो अयादि संधि न होकर, यहाँ पर अयादि संधि नहीं होगा, यह पूर्व रूप संधि होगा। और इसमें अ पूर्व पद ए आई ओ के बिना परिवर्तन मिल जाएगा और वह जो है अवग्रह चिन्ह के रूप में, यानी ड की तरह और लिखते हैं, उसे अवग्रह चिन्ह कहते हैं, अवग्रह चिन्ह के रूप में लगा दिया जाता है। इसके बाद 8वां रूप आता है प्रकृति भाव, यानी प्रगृह संज्ञा। तो संधि के नियम लागू होने पर जब संधि जो है वह लागू होने पर जब संधि ना करके उसे प्राकृतिक रूप में ही रखने का नियम हो, उसे प्रकृति भाव कहते हैं। जैसे इंद्र, तो ई इंद्र, जैसे उ उमेश, तो उ उमेश, तो अब ऐसा अगर है, एक ही तरह का अगर है, जैसे ई है ई भी है, तो वह दोनों मिलके दीर्घी नहीं होता है, इसलिए ई इंद्र रह जाता है वह। तो संधि का नियम अगर लागू होता भी है फिर भी यहाँ पर नहीं बनेगा। धन्यवाद।